टेंथ क्लास नॉन हिंदी के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि उनके लिए मैं आज जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ 13वां अध्याय दीदी की डायरी। 8वीं क्लास का जो हिंदी है वही टेंथ क्लास के नॉन हिंदी वाले के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो दीदी की डायरी पढ़ोगे और पढ़ने के बाद से यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो फिर हमसे कल आओगे जब तो पूछोगे तुम लोग। कोई परेशानी हो पूछते हो। लेखक है पापू विस। पापू विस का मतलब होता है पाठ्य पुस्तक विकास समिति। माने ये लेसन इसे सीख लेने के लिए ये जो बोर्ड है ये एक तरीके से सभी आदमी मिलकर और इस लेसन को तैयार करते हैं। और यह एक संकलित रचना है। पूछता है कि डायरी क्या है तो लिखेंगे यह एक संकलित रचना है। माने कई जगह से संकलन इसका किया गया है। विषय क्या है इसको समझेंगे हम लोग कि डायरी एक नई विधा है जिसमें व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों तथा स्मृतियों को प्रतिदिन लिखता है। इस पाठ में संजू नामक 8वीं कक्षा की गुलाब के फूल से नन्ही छात्रा द्वारा अपने दीदी के डायरी का वर्णन किया गया है। मतलब इसके विषय क्षेत्र को समझेंगे कि डायरी कोई भी व्यक्ति अपने दैनिक कार्य जो कुछ करता है या साप्ताहिक या मासिक कार्य करता है उसके जीवन में जो भी घटनाएं आता है उसको लिखता है। प्रतिदिन एक अलग डायरी बनाकर और उसमें प्रतिदिन की घटनाओं को शाम को लिखना एक अच्छे विद्यार्थी की यह पहचान होती है। ये एक अच्छे व्यक्ति की लक्षण होती है। शाम को जब विद्यार्थी अपनी डायरी लिखता है तो उस डायरी में वो लिखता है कि हमने 24 घंटे में से कितना घंटा हमने सकारात्मक कार्यों में अपना समय लगाया और कितना घंटा नकारात्मक कार्यों में। जो नकारात्मक कार्य वो अपने लिखता है तो अगले दिन उस गलती को व्यक्ति दोहराता नहीं है और सकारात्मक चीज़ों को और बढ़ाता है। तो इस पाठ्य पुस्तक में संजू नामक मेन पात्र है, मुख्य पात्र है जो 8वीं कक्षा की छात्रा है। इसे याद रखेंगे कि डायरी किसने देखा तो संजू नामक जो इसमें से स्टूडेंट है वह अपनी दीदी की डायरी को देखती है और उसी का वर्णन किए कि दीदी ने कितने तारीख को क्या लिखा है। पात्र इसमें कहता है कि संजू का चरित्र चित्रण करें या संजू के बारे में क्या समझते हैं तो हम लिखेंगे कि संजू 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छोटी सी गुलाब के फूल सी कोमल नन्ही छात्रा, पढ़ने में काफ़ी सयानी, स्वभाव से हंसमुख तथा मनोरंजन प्रिय बच्ची है जो कहानी, कविता तथा कॉमिक्स पढ़ने का शौक़ रखती है। ये पूछता है परीक्षा में कि संजू क्या पढ़ने का शौक़ रखती है तो लिखेंगे कहानी, कविता तथा कॉमिक्स। अच्छी पढ़ाई करने के कारण उसे कई बार पुस्तकों का उपहार मिल चुका है जिससे उसके पास एक छोटा पुस्तकालय से बन गया है। इस तरीके से संजू को देखने से ही और ये पढ़ने से पता चलता है कि छोटी सी नाजुक सी कोमल सी एक बच्ची 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा जो पढ़ने में इतना मन लगाती है कि कई बार वो पुरस्कार पा चुकी है, कई पुस्तक उसको पुरस्कार स्वरूप मिल चुके हैं। और उसका जो हॉबी है वो भी क्या है तो स्टोरी राइटिंग है। स्टोरी राइटिंग नहीं बल्कि स्टडिंग है। वो कहानी पढ़ती है, कविता पढ़ती है और कॉमिक्स पढ़ती है। इस तरीके से डायरी क्या है पूछता है तो हम लिखेंगे उसमें कि डायरी लिखना एक कला है। हर महापुरुष अपनी डायरी लिखते थे क्योंकि इसे लिखने से उन्हें जीवन का अनुभव प्राप्त होता था। वे इसे काफ़ी संयम तथा अनुशासन से लिखते थे जिनके अनुभव को पढ़कर तथा समझकर दूसरे लोग भी कुछ नई बातें सोचते तथा सीखते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित जो बातें किसी कॉपी में उतारता है, कहीं लिखता है, वही उसकी डायरी कहलाती है। तो डायरी अगर अनुभवी तरीके से, अगर अनुशासनिक तरीके से अगर लिखा जाए तो दूसरे लोगों के लिए वो एक सीख भी होती है। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली, एक प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा बापू के सत्य के प्रयोग नामक साहित्य पढ़ने से मिली जिसमें बापू अपने जीवन के प्रयोगों को लिखा था। माँ ने संजू को डायरी लिखने के लिए हौसला बढ़ाया तथा पिता ने एक सुंदर डायरी लाकर उसको दे दिया। दरअसल जो संजू है उसको डायरी लिखने की प्रेरणा मिली है उसने बापू का मतलब क्या समझेंगे महात्मा गांधी, उनके सत्य के प्रयोग नामक साहित्य पढ़ने से उसे शिक्षा मिलती है और डायरी लिखने की प्रेरणा भी उसको मिलती है। और उन्हीं के जीवन के प्रयोगों को जिसमें सत्य के प्रयोग नामक जो साहित्य है उसमें बापू ने अपनी डायरी में जो जो लिखा है उसमें उन्होंने वर्णन किया है। और संजू जब इसको पढ़ती है तो उसे भी लिखने की प्रेरणा उसको मिल जाती है। और माँ ने भी संजू को डायरी लिखने के लिए हौसला बढ़ाया था और पिता ने तो उसको एक डायरी ही ला कर दे दिया कि लो इसी में जो लिखना होगा सो लिखोगे। डायरी कैसे लिखा जाए इसके लिए संजू को दीदी ने मदद किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का पूछता है क्वेश्चन कि डायरी लिखने की विधि किसने बताया तो संजू की दीदी ने उसे मदद किया था, दीदी ने बताया था। संजू अपने दीदी के डायरी को पढ़कर डायरी लिखना सीखी। उसने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े उसी का विवरण इसमें दिया गया है जो निम्नलिखित है।
इस तरीके से संजू की जो दीदी है उसने अपने डायरी में जो जो लिखा है उसको संजू देखती है, पढ़ती है, उससे सीख लेती है कि मैं भी अपनी डायरी में लिखूंगी। तो वो देखती है कि संजू क्या लिखे है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछता है 1 जनवरी 1997 को संजू की दीदी ने डायरी में क्या लिखा था, या तो पूछ देगा पर पत्थर तराशने वाले कारीगर के बारे में डायरी के किस तिथि को लिखा गया था डायरी में। तो ये सब हम लिखेंगे। तो उसकी घटना को याद रखो, दो चार घटना इसमें से, जैसे 1 जनवरी 1997, 1 जनवरी 1997 को दीदी ने क्या लिखा अपने डायरी में, तो पढ़ते हैं कि दीदी के कॉलेज में कक्षा के ठीक सामने पत्थर तराशने वाले कारीगर पत्थरों पर, मन तराशने वाले जो कारीगर है पत्थरों पर छेनी से ठक ठक मारते थे तथा पत्थरों पर फूल पत्तियाँ उकेरते थे। ये दीदी ने अपनी डायरी में लिखा है कि 1 जनवरी 1997 को जब वो देखी कि उसके कॉलेज के सामने एक पत्थर तराशने वाला है और वह पत्थर तराशने वाला पत्थरों पर अपने छेनी हथौड़ी से ठक ठक मारता है और बाद में पता चलता है कि वो तो उस पर पत्थरों पर फूल और पत्तियाँ उकेर रहा है, ये देखकर उसको काफ़ी अच्छा लगा था और उसे उन्होंने अपने डायरी में नोट कर दिया था। फिर कहते हैं कि 2 जनवरी 1997 को दीदी ने डायरी में क्या लिखा, तो लिखेंगे कि इस दिन दीदी अपनी सहेली शीला के घर गई तो स्नान कर रही थी, इसलिए वह समय काटने के लिए वहाँ रखी पत्रिका पढ़ने लगी जिसमें लिखी मज़ेदार चुटकुले दीदी को इतने अच्छे लगे कि वह उसे डायरी में लिख ली तथा खूब हंसी थी। पूछता है परीक्षा में कि दीदी ने चुटकुले को किस तिथि को लिखी थी, तो बताएंगे हम लोग 2 जनवरी 1997 को, जब दीदी अपने सहेली के घर जाती है तो स्नान कर रही है और वहाँ बैठ जाती है। बैठते बैठते वहाँ जो कॉपी किताब है उसको पलट के देखने लगती है। उन्हीं पत्रिकाओं में से उसे एक चुटकुला वाला पत्रिका मिल जाता है और उसे पढ़कर उसे इतना अच्छा लगता है कि वो खूब हंसती भी है और उसे अपने डायरी में भी लिख लेती है। उसके कई चुटकुले भी वो अपनी डायरी में लिख लेती है। आगे 3 जनवरी 1997, 3 जनवरी 1997 को इस दिन दीदी सईदा, नीलू, बिमला, अंजू तथा मंजू नामक सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई थी। बोर्ड के एग्जाम में तुम्हें पूछेगा बच्चे कि दीदी इसमें से किसके साथ पिकनिक पर नहीं गई थी, और जो नाम इसमें रखा है सईदा, नीलू, बिमला, अंजू, मंजू, तो इसमें से किसी एक का नाम हटा देगा और दूसरा नाम रख देता है। इसलिए पांचों का नाम रखोगे तुम लोग, सईदा का, नीलू का, बिमला का, अंजू का तथा मंजू का। जहाँ सुंदर हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ पानी से लबालब तालाब माने सरोवर के किनारे खूब मस्ती किए। कोई झूला पर झूला तो कोई मछली देखने लगी। मंजू जो कक्षा में चुपचाप रहती थी आज खूब नाची। दीदी ने जादू का खेल दिखाया जिसे देखकर संजू मचल गई। मैंने इस 3 जनवरी 1997 को पिकनिक पर जब वो गए हैं तो पिकनिक पर जाने के बाद से सब अपने अपने तरीके से मस्ती किया है। कोई तालाब के किनारे मस्ती किया है तो कोई झूला पर झूला है, कोई मछली देखा है और उसमें कोई नाचना शुरू कर दिया। और संजू ये सब देखकर काफ़ी खुश भी हो जाती है, मचल भी जाती है। तो 3 जनवरी 1997 की घटना पे स्टार लगा लेना, ये पूछता है। और आगे हम पढ़ेंगे 4 जनवरी 1997। इस दिन रविवार का दिन था और उस दिन दीदी चाय नाश्ता करके सुबह सुबह तोतो चान नामक जापानी लड़की की कहानी पढ़ने बैठ गई। काफ़ी इम्पोर्टेंट, इस पर डबल स्टार लगाओ, ये तुम्हारे परीक्षा में पूछेगा कि तोतो चान कौन थी, तो हम लिखेंगे यह एक जापानी लड़की है। तो इस तरीके से तोतो चान एक मन मौजी लड़की थी जिसकी शरारत के कारण उसे कई विद्यालय बदलने पड़े थे। तोतो चान को अंत का विद्यालय जो उसको मिला वह रेल के 6 डब्बों में चलता था, जहाँ जो चाहो पढ़ो, जहाँ चाहो बैठो। इस विद्यालय में तोतो चान का जीवन बदल गया। यह कहानी दीदी को बहुत अच्छी लगी और वह भी सोचने लगी क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिल सकती है। कहानी है बच्चे तोतो चान की, जिसमें बताया गया है कि तोतो चान एक जापानी लड़की है जिसे बंधन में रहना पसंद नहीं है। वह नहीं चाहती है कि किसी के हुक्म का बहुत ज़्यादा वो पालन करे, वो आज़ाद जीवन जीना चाहती है। इसीलिए कई जगह कई विद्यालय उसको चेंज करना पड़ा है। लेकिन अंतिम विद्यालय में जब जाती है तो वहाँ 6 डब्बों में, रेल का जो 6 डब्बा है उसी डब्बों को स्कूल बना दिया गया है और पढ़ाने के लिए वहाँ पे किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। बच्चों को जिस बोगी में मन करता है उस बोगी में बैठ कर पढ़ लेते, उसको काफ़ी आज़ादी का अनुभव होता है और काफ़ी खुश रहती है। तो ये घटना है हमारी 4 जनवरी 1997 की। इसमें याद रखना कि तोतो चान कौन थी, तो वह एक जापानी लड़की थी और उसी की कहानी 4 जनवरी 1997 की डायरी में लिखी गई है। अब पढ़ लेंगे इसमें 5 जनवरी 1997 ईस्वी।
इसको पढ़ेंगे। इस दिन कम उम्र की दीदी की सहेली नीलू की शादी थी। माने दीदी देखती है कि उसकी जो सहेली है नीलू, उसकी उम्र काफ़ी कम है और उसकी शादी थी, जिसकी पढ़ाई बंद करके उसके पिता शादी के बंधन में जकड़ रहे थे। इसलिए दीदी का दिन काफ़ी उदासी में बीता, क्योंकि नीलू को पढ़ने का अवसर मिलता तो वह अच्छा करती। नीलू के साथ हो रहे इस क्रूर व्यवहार ने दीदी के दिल में विद्रोह की आग भड़का दी और वह सोच ली कि यदि मेरे साथ ऐसा होता तो मैं शादी का प्रस्ताव ठुकरा देती। तो इस तरीके से 5 जनवरी 1997 की घटना ये सामाजिक कुप्रथा को दर्शाता है और बताता है कि ऐसी बच्ची जिसकी उम्र काफ़ी कम होती है, उसकी शादी कर देने से वह रोटी पकाने में, खाना बनाने में और पति की सेवा करने में समय बिता देती है। वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाती है। शादी के पहले लड़की जितना कुछ करना चाहे कर सकती है। तो ये सामाजिक क्रियाकलाप को और सामाजिक दुष्प्रवृत्ति को भी इसमें बताने का कोशिश किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे 6 जनवरी 1997। तो 6 जनवरी 1997 को इस दिन दीदी का कक्षा में अभिनय का प्रोग्राम था, लेकिन घर से निकलते ही रिक्शे वाले ने छींक दिया। माँ ने अपशकुन मानकर उसे घर से बाहर जाने के लिए मना की, मगर दीदी भारी मन से विद्यालय गए और इतना अच्छा अभिनय किया कि सभी लोग तालियां बजाए तथा पुरस्कार भी उसे मिला। इस दिन से शकुन और अपशकुन की बातें दीदी अपने मन से निकाल दी और सोच ली दिल से कर्म करने वाले आने वाले हर बाधाओं को दूर कर देते हैं। याद रखेंगे 6 जनवरी 1997 की दीदी की डायरी से जो सीख मिलेगी वही मिलेगी कि सामाजिक रूप से जो लोग छींक देते हैं या कोई गधा बोल देता है तब सोचते हैं कि जतरा खराब हो गया, कोई किसी बेवा औरत को देख लेता है तो सोचता है कि मेरा जतरा खराब हो गया, ये सब ढकोसले हैं, आडंबर है। इससे दूर हटने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर रिक्शे वाले के छींकने से अगर दीदी बैठ गई होती घर में तो अच्छा प्रोग्राम नहीं करती, अच्छा अभिनय नहीं करती, उसे पुरस्कार भी नहीं मिलता और जीवन भर मानती कि उसके छींकने की वजह से ही हमारा जतरा खराब हो गया। इसलिए अपशकुन को दिल से निकाल कर व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए और अच्छे कर्म अगर वो करता है तो ज़िंदगी भर उसे शकून ही मिलेगा, अपशकुन की बातें नहीं मिलेगी बच्चे। और अब हम पढ़ते हैं अंतिम वाला, इसमें से अंतिम तिथि है 7 जनवरी 1997। इस दिन दीदी दिन भर लड़कियों के साथ हो रही उपेक्षा की बातें सोचकर डूबी रही और सोचती रही कि जब एक ही गर्भ से बेटा और बेटी दोनों पैदा होते हैं तो फिर बेटा से बेटी का मूल्य कम कैसे हो सकता है। अर्थात वह समाज के हीन भावना तथा बुरी सोच को दूर करने की बात सोचती रही। अर्थात 7 जनवरी 1997 फिर ये समाज पे समझो कि ये एक प्रकार से चोट देता है और बताने की कोशिश करता है कि समाज के वे लोग जो बेटा होने पे खुश हो जाते हैं और बेटी होने पे नाखुश होते हैं, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब एक ही गर्भ से बेटा और बेटी दोनों पैदा होते हैं तो दोनों के गुण समान होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता का नाम रोशन करके और समझो कि उन्हें इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान दिला सकता है। इसलिए अगर बेटी हो या बेटा, हमें दोनों में कभी भी विभेद नहीं करना चाहिए और समाज के हीन भावना और बुरी सोच को हमें दूर करना चाहिए। और ये तभी होगा जब हम महिलाओं को, बच्चियों को आगे आने दें और उन्हें पढ़ने दें। और बच्चियों की भी चाहिए कि वो पढ़कर, लिखकर और अपने आप को साबित करें कि वो अपने भाई से कम नहीं है। इस प्रकार महात्मा गांधी द्वारा रचित डायरी सत्य के प्रयोग से संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा मिलती है, तो दीदी के डायरी से वह डायरी लिखना सीखती है। और डायरी को उर्दू में रोज़नामचा के नाम से भी हम जानते हैं। तो रोज़नामचा को ही हम क्या कहते हैं, डायरी कहते हैं। इस तरीके से ये लेसन समाप्त होता है बच्चों। अब इसको देखो, पढ़ो, समझो और फिर कोई दिक्कत होता है तो फिर पूछो हमसे।